स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का लेसन 1 विविधता की समझ। बेटा हम इस लेसन को आज ब्रीफ में पढ़ेंगे। विविधता क्या होती है बेटा? खान पान, हमारे पहनावे में, धर्म, भाषा आदि में क्या होना? भिन्नताएं होना। ठीक है बच्चों। आगे है गैर बराबरी यानी कि नॉन इक्वालिटी, असमानता। किसी के पास धन, जमीन, अवसर आदि सब कुछ होते हैं बेटा, लेकिन किसी के पास कुछ भी नहीं होता। ठीक है, किसी के पास थोड़ा होता है, किसी के पास ज्यादा होता है, कोई अमीर है और कोई गरीब है। ठीक है, ये क्या है? असमानता। इसमें जाति व्यवस्था क्या है बेटा? जाति व्यवस्था तो हमारे प्राचीन काल से ही चली आ रही है। ठीक है, जैसे एक ही जाति में, जैसे ये फिक्स है कि हम जिस जाति में जन्म लेते हैं उसी जाति के ही हो जाते हैं। पहले प्राचीन काल में तो ऐसे सिस्टम होता था कि हम जिस जाति में जन्म लेते हैं उस जाति के व्यक्ति जो भी काम करते हैं हमें वो आगे चल के उन्हीं वही काम करना पड़ता था। ठीक है, चाहे बच्चे का दिमाग कितना भी था, कितना भी शार्प माइंडेड था बच्चा, लेकिन काम वही उन्हें करना पड़ता था। तो देखो कितनी असमानता फैली हुई थी पुराने टाइम में, और आज तक भी वो चली आ रही है। अब आगे देखेंगे बेटा, भारत में विविधता। हमारा देश जो है विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग भाषा, धर्म, त्योहार, हमारा खाना पीना, ये सब अलग है। ठीक है, हम जैसे जैसे दूसरे राज्य में जाते हैं हमारा खाना पीना और पहनावा ये सब चेंज हो जाता है। लेकिन इसके आगे देखते हैं कि इनका क्या है? उद्देश्य सभी का एक है। माध्यम चाहे अलग अलग हैं, लेकिन उद्देश्य सभी का एक ही है। जैसे कि हम बहुत सारे अलग अलग हमारे देश में त्योहार मनाए जाते हैं, अलग अलग राज्यों में, जैसे साउथ साइड अलग त्योहार मनाए जाते हैं, नॉर्थ साइड अलग त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सभी का एक ही है कि एंजॉय करना, अपनी आस्था को दिखाना, खुशी प्रकट करना। माध्यम सभी का अलग अलग है, लेकिन उद्देश्य सभी का एक ही है। आगे हम पढ़ेंगे हम विविधताओं को कैसे समझें। पुराने समय में लोग अनेक कार्यों से एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। किसी भी कारणवश अगर कहीं अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गई, या अपने रिश्तेदारों से मिलने एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे लोग, और कई वहीं भी बस जाते थे। तो वहाँ मिश्रित जो संस्कृति है ना वो उभर के आती थी। जैसे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो अपनी संस्कृति को वो साथ ले जाते हैं, अपना पहनावा, और फिर वहां जाके उनके पहनावा, उनके संस्कृति आपस में क्या हो गया? ये मिश्रित संस्कृति उभर के आती थी। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ेंगे बच्चों। आगे क्या है? किसी क्षेत्र की विविधता पर वहां के ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे कई ठंडे इलाके हैं और कहीं कोई समुद्र से, पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों का जीवन जो है वो बसर करने का तरीका वो अलग है, और समुद्री क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, समुद्री क्षेत्र के आसपास जो लोग रहते हैं उनका तरीका बिल्कुल ही अलग है। वहाँ भौगोलिक प्रभाव बहुत ज्यादा है। जैसे लद्दाख है ना, लद्दाख के जो लोग हैं वो मतलब उनका खाना पीना और ये रहना वो हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। कि लद्दाख हमारा क्या है? जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में है। जैसे कि मैंने मैप में आपको दिखाया है बच्चों कि ये लद्दाख है हमारा। मैप में मैंने ऊपर जम्मू कश्मीर के अंदर पूर्वी हिस्सा है जो इसका जम्मू कश्मीर का, वहाँ क्या है? लद्दाख है। ठीक है, आगे पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाका है ये। ठीक है, और लंबे समय तक क्या है? बर्फ से ढका हुआ है। लंबे समय से यहाँ बर्फ से यानी कि ढका रहता है। यहाँ बारिश कम होती है। ठीक है, इसलिए बारिश कम होगी तो खेती भी कम होगी। ठीक है, और यहाँ पे पेड़ भी बहुत कम है। यहाँ के लोग क्या करते हैं? पश्मीना ऊन जो होती है ना, यहाँ पे एक खास किस्म की जो भेड़ मिलती है लद्दाख में, वो लोग पालते हैं, और वहाँ पे उस भेड़ से वो ऊन बनाते हैं, पश्मीना ऊन, जिससे ऊन निकलती है, और फिर वो क्या करते हैं? पश्मीना शॉल बनाते हैं उससे। ठीक है, वो उनका आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत करती है।
और आगे प्रत्येक परिवार के पास क्या होती है, गाय, बकरी और याक आदि के लोग पालते हैं लोग। और यहाँ के लोग भोजन के लिए सिर्फ जैसे दूध हो गया और ये दूध से बने जो पदार्थ हो गए उन पर निर्भर रहते हैं। मांस आदि ज्यादा खाते हैं वहाँ, क्योंकि खेती तो होती नहीं है, बारिश भी नहीं होती है इतनी ज्यादा, तो इसलिए वो लोग दूध से बने पदार्थ और मांस पर आश्रित रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी घाटियां हैं जिससे गुजरकर जो व्यापारी लोग हैं मध्य एशिया से तिब्बत जाते थे। आगे मैं आपको मैप में दिखाती हूँ, ये मैप बना रखा है मैंने। तो इसमें जो ये मध्य एशिया इस साइड, मध्य एशिया मैंने लिखा हुआ है, ये मध्य एशिया है, ठीक है। और ये लद्दाख साइड से होकर तिब्बत और चीन जाया करते थे जो व्यापार करते थे लोग, ठीक है बच्चों। और लद्दाख के रास्ते से ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था, ठीक है। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। लद्दाख के रास्ते से ही तिब्बत यानी कि बौद्ध धर्म जो है वो तिब्बत और चीन पहुंचा था। यहाँ व्यापारी लोग जाया करते थे। यहाँ करीब 400 साल पहले इस्लाम का आगमन हुआ था और यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान भी रहते हैं। आगे बेटा हम केरल के बारे में पढ़ रहे हैं। और जो केरल है बेटा भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा राज्य है। एक तरफ जो है वो नीचे समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियां हैं। ये देखो बेटा मैंने मैप में आपको बता रखा है कि ये क्या है, साउथ इंडिया है जो हमारा, और इसमें ये दक्षिण पश्चिम की साइड जो है वो केरल है, ऊपर इस पहाड़ियां और नीचे जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है। और पहाड़ी पर क्या होता था बेटा, विभिन्न प्रकार के जो है वो मसाले उगाए जाते थे और मसालों के कारण जो है वो ये व्यापारियों के आकर्षक का केंद्र बना रहा जो है वो केरल जो है वो व्यापारियों के आकर्षक का केंद्र बना रहा। यहाँ ऐसा है बेटा कि जो ये यूरोप के लोग हैं ये मसाले ज्यादा, ये मांस मछली ज्यादा खाते थे, तो इसलिए इनको मांस मछली के लिए तो मसालों की जरूरत पड़ती थी, तो इसलिए ये मसालों की खोज में यहाँ आते रहते थे। तो पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। माना जाता है कि 2000 साल पहले ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का जो श्रेय है उन्हीं को ही जाता है। धर्मदूत क्या होता है बेटा, जो धर्म का संदेश इधर उधर फैलाए उसे धर्मदूत कहते हैं। इब्न बतूता जो है करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे। अपने यात्रा वृत्तांत में यानी कि अपने यात्रा के वृत्तांत में उन्होंने केरल में मुसलमानों की पूरी प्रशंसा की है कि मुसलमानों की उस टाइम बहुत इज्जत हुआ करती थी। इब्न बतूता क्या है, एक अरबी लेखक है। केरल में जो है त्योहार कौन सा मनाया जाता है बेटा, ओणम का त्योहार मनाया जाता है। वहाँ पे ओणम के त्योहार जिस दिन होता है उस दिन नाव प्रतियोगिता होती है। वास्को डी गामा पानी के जहाज से केरल पहुंचे थे। उसके बाद पुर्तगालियों और यूरोप वासियों को भारत आने का समुद्री रास्ता मिला। और केरल में क्या है बेटा, चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है। वहाँ के लोग चावल, मछली, सब्जी, चावल आदि ये सब बहुत ज्यादा खाते हैं। इससे निष्कर्ष क्या निकलती है बेटा, निकलता है दोनों क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है ना, लद्दाख की और केरल की, दोनों की ही भौगोलिक स्थिति बिल्कुल अलग है। जैसे केरल में तो गर्मी ज्यादा पड़ती है और लद्दाख में ठंड ज्यादा होती है। केरल में मसालों का उत्पादन ज्यादा होता है और लद्दाख में जो है वो पश्मीना ऊन मिलती है। और जो वहाँ सांस्कृतिक जीवन है उस पर भी भौगोलिक प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। आज भी हमारे रीति रिवाज जो हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। कदम कदम पर सांस्कृतिक विविधता जरूर देखने को मिलती है बेटा, लेकिन इस विविधता में भी हमें एकता की झलक मिलती है। भारत में जो है वो बहुत सारी भिन्नताएं हैं, खाने पीने में और हमारे खान पान में, पहनावे में, धर्म में, त्योहारों में बहुत अधिक भिन्नता है। लेकिन हमारी ताकत यह है कि उस भिन्नता में भी हमें एकता दिखाई देती है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज हुआ था तो बहुत
स्त्री पुरुष ये सब मिलकर इन्होंने धर्म की लड़ाई लड़ी थी। अलग अलग धर्म के थे, सभी अलग अलग भाषाएं बोलते थे, लेकिन सभी मिलजुल कर अंग्रेजों का सबने मिलजुल कर सामना किया। अनेकता में जो एकता का जो विचार है वो सबसे पहले किसने दिया? नेहरू जी ने दिया था। ठीक है बेटा। और रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो राष्ट्रीय गान लिखा है वो भारतीय एकता की पहचान है। थैंक यू बेटा।